आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका नेशनल इनकम में अपना एक अलग महत्व है। उन चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। वो टर्म्स कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। तो जैसे सबसे पहली बात आती है डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? तो देखो, अगर सिंपल भाषा में बात करें कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो जो जैसे इंडिया है, तो इंडिया की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का बस इतना ही मतलब नहीं होता, बल्कि थोड़ा वाइडर सेंस होता है। वाइडर सेंस क्या होता है कि केवल इंडिया के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हैं, वही नहीं, बल्कि इंडिया से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो इंडिया के बाहर भी हो रही हैं, तो भी वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि एयर इंडिया है। एयर इंडिया प्लेन उड़ाता है, हालांकि एयर इंडिया को अब किसने खरीद लिया है? टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तो एयर इंडिया जो है, मान लीजिए वो प्लेन अपना उड़ा रहा है, वो दिल्ली से जा रहा है रसिया, दिल्ली से रसिया अगर जा रहा है, ठीक है, तो यह जो है वो जा तो रहा है इंडियन टेरिटरी के बाहर, क्योंकि वो रसिया जा रहा है। लेकिन चूंकि एयर इंडिया भारत की कंपनी है, इसलिए उसकी एक्टिविटी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। मतलब समझ में आया? मतलब अगर वो दिल्ली से लेकर रसिया तक जा रहा है, उससे जो रेवेन्यू अर्न कर रहा है, वो भी नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए एक प्लेन है जो जापान से सिंगापुर जा रही है। ठीक है, जापान से सिंगापुर जा रही है, वो प्लेन सिंगापुर की है, तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट होगा? सिंगापुर की टेरिटरी का पार्ट होगा। समझ में आया? यानी वो जब सिंगापुर वाले अपना डोमेस्टिक नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। अगर मान लीजिए वही जापान से लेकर सिंगापुर जा रहा है, लेकिन वो प्लेन एयर इंडिया की है, तो तब फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे इसमें एक और एग्जांपल है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। एग्जांपल लीजिए, जैसे फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब क्या कर रहा है, एक फिशिंग बोट है, मछुआरा है ना, जो भारत का मछुआरा है, और एक बोट से इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर में जो है मछली पकड़ने गया है। ठीक है। तो वो इंडियन पर्सन है ना, इंटरनेशनल वाटर में गया है। इंटरनेशनल वाटर क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग के जो जैसे ज़मीन है, लैंड है, तो लैंड का तो हमारा एरिया दिखता है कि भाई जितना लैंड है हमारा भारत का, उतना लैंड भारत का है। लेकिन जो समुद्र होते हैं, समुद्र में भी उसमें कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन, कुछ ट्रीटीज़ होती हैं, जिनके आधार पर तय किया जाता है कि किस देश का कितना हक समुद्र में है। ठीक है। जैसे 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, ऐसे करके जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जिनके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि किस कंट्री का कितना जो है समुद्र में हक है। तो मान लीजिए वो इंटरनेशनल ओशन जो मतलब समुद्र में हिंद महासागर है, उसमें वो जो है मछली पकड़ने गया, लेकिन वो कहाँ का है? इंडिया का है, इंडियन बोट है उसका, तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? इंडिया की टेरिटरी का पार्ट, यानी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बात समझ में आया? ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जैसे एग्जांपल लीजिए, इंडियन एम्बेसीज होती है ना, इंडियन एम्बेसी इन रसिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए आपको पता है कि हर कंट्री में लगभग सभी कंट्रियों का एक एम्बेसी होता है। जैसे आपको वीज़ा लेना होता है, अगर आपको यूएस जाना है, अमेरिका जाना है, ब्रिटेन जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनकी एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे अलग अलग जगहों पर है, जैसे दिल्ली में कुछ एम्बेसीज हैं, कुछ एम्बेसीज महाराष्ट्र में हैं, ऐसे करके अलग अलग जगहों पर हैं। ठीक है। तो आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे इंडिया की भी जो एम्बेसी है वो इंडिया के बाहर है, रशिया में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, इजराइल में है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है ना। तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया के ही होंगे ना। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए, यानी अमेरिका में इंडिया ने अपना जो है एक एम्बेसडर नियुक्त किया, अपॉइंट किया, तो वो कहाँ के हैं? वो इंडिया के हैं।
उनकी इनकम कहाँ कंसिडर की जाएगी, इंडिया में कंसिडर की जाएगी। और वो एम्बेसी जो कि है किसी दूसरे कंट्री में, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का एम्बेसी कहाँ पे है, यूएसए में मान लीजिए, तो अब ये इंडिया की एम्बेसी है कहाँ पर है, यूएसए में, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडिया। एम्बेसी कहाँ है, यूएसए में, लेकिन वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसी तरह यूएसए की जो एम्बेसी इंडिया में होगी वो यूएसए के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होता है, देखिए इसी बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एमसीक्यू भी होगा, है ना, और रिटन भी होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती, क्योंकि जो होती हैं वो तो अक्सर याद रहती हैं, लेकिन जो नहीं होती वही भूल जाती हैं। तो जो नहीं होती उसको याद रखिए और उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि यूएसए का कोई एम्बेसी इंडिया में है तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है, यूएसए की टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया के टेरिटरी का पार्ट नहीं है। बात समझ में आया? इसी तरह मान लीजिए कोई जापान का एम्बेसी इंडिया में है तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है, जापान की टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ और बहुत सारे संगठन हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, है ना, लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब ये भी जो है इंडिया का पार्ट नहीं माने। जैसे कि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो है अलग अलग कंट्रीज़ में कई जगह उसके जो है रीजनल ऑफिस हैं, जैसे इंडिया में भी एक रीजनल ऑफिस है डब्ल्यूएचओ का, है ना। उसी तरह आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, और भी बहुत सारे संगठन हैं अलग अलग विश्व स्तर पर, जिनके जो हेडक्वार्टर होते हैं, जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में होती हैं। तो वो उस कंट्री का पार्ट नहीं होती है जिस कंट्री में वो है। जैसे मान लीजिए डब्ल्यूएचओ का कोई डब्ल्यूएचओ का कोई ऑफिस, जैसे डब्ल्यूएचओ का कोई ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। बात समझ में आया? है ना, वो है इंडिया में लेकिन इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे यूएसए की एम्बेसी इंडिया में थी लेकिन इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं थी, उसी तरह से। बात समझ में आया? है ना। हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का। जैसे मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल लिखा हुआ है और इसमें हमको बताना है कि कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी और कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है एन इंडियन कंपनी इन लंदन, एक इंडियन कंपनी जो कि लंदन में है, तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं है। ठीक है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, है ना। वो जो हमने बताया था वो केवल एम्बेसीज के बारे में बताया था। ठीक, ये कोई इंडियन कंपनी जो लंदन में है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक, अच्छा दूसरा देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है, लेकिन उसकी ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया में। तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? हाँ है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ वर्क कर रहा है? इंडिया में। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापान, एक कंपनी जो इंडिया में है लेकिन वो है कहाँ की? जापान की, यानी उसका मालिक कहाँ है? जापान में है। तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? है। जैसे अमेरिका की कंपनी इंडिया में है वैसे जापान की कंपनी इंडिया में होगी तो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी? होगी। बात समझ में? ऑफिस ऑफ रिलायंस इन न्यूयॉर्क, रिलायंस का ऑफिस न्यूयॉर्क में, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? नहीं होगी। जैसे पहले वाला नहीं है वैसे ये वाला भी नहीं होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल or an institution who ordinarily reside in the country and whose center of economic interest also lies in that country। मतलब क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री का वो होता है
चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, मतलब कोई कंपनी वगैरह क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन ही क्यों ना हो, ठीक, हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब वो रहता हो साधारणतः उसी कंट्री में रहता हो और उसका एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो, मतलब वो कमाता भी वही हो, खाता भी वही हो, है ना, खर्चा भी वही करता हो, है, रहता भी वही हो जिस कंट्री में वो है। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का पर्सन है, यूएस सिटीज़न है, लेकिन इंडिया में रह रहा है, इंडिया में कमा रहा है, इंडिया में खा रहा है, तो वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा तो नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन में आ जाएगा। बात समझ में आया? जैसे अब देखिए इसमें सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में जैसे हमने बताया कि द रेजिडेंट लीव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में रहता हो, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत वो रहता हो और उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्युमुलेशन वो उसी कंट्री में होता हो, मतलब वो जैसे भारत में है तो भारत में रहता हो, कमाता हो, खाता हो, सब कुछ भारत में ही करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो जैसे पहला है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर मतलब मान लीजिए कोई जापान का पर्सन है जो मान लीजिए हमारे बनारस में आया और सारनाथ घूमने चला गया, अब वो है कहाँ का, जापान का, आया कहाँ घूमने, सारनाथ, तो क्या उसको नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे? नहीं, क्योंकि वो घूमने आया है, घूमेगा चला जाएगा। मान लीजिए हम ही हैं, किसी कंट्री में चले गए घूमने, मालदीव चले गए, मॉरिशस चले गए, नेपाल चले गए या कहीं और चले गए, तो क्या हम वहाँ के नॉर्मल से रेजिडेंट माने जाएंगे? नहीं, हम तो वहाँ केवल टूरिस्ट के तौर पर गए हैं, घूमेंगे टहलेंगे वापस आ जाएंगे। बात समझ में आया? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन स्टाफ है, फॉरेन स्टाफ मतलब किसी एम्बेसी का फॉरेन स्टाफ है ना, कोई ऑफिशियल्स है, कोई डिप्लोमेट्स हैं। डिप्लोमेट क्या होते हैं, जैसे कि आपने पुराने पिक्चरों में देखा होगा कि दूसरे कंट्री से, जैसे एक पिक्चर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें जो है पाकिस्तान के डिप्लोमेट आए रहते हैं इंडिया में, है ना, और जो है ऐसा कुछ मतलब उनको बड़ा सुरक्षा दिया जाता है और बड़ा वो होता है, तो मतलब क्योंकि डिप्लोमेट क्या होते हैं, जैसे आपने वो देखा है रामायण में जो अंगद थे वो क्या, वो रावण से संवाद करने गए थे, तो वो क्या थे, डिप्लोमेट थे राम जी के ना, अपनी मतलब राम जी की तरफ से वो अपनी बात कहने, राम जी की बात को कहने गए थे वहाँ। अब वैसे डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको पूरा राजदूत का सम्मान दिया गया था। उसी तरह से जो है आज के समय में भी अगर आप देखिए तो कोई दूसरे कंट्रीज़ का डिप्लोमेट्स अगर इंडिया में आता है घूमने टहलने या रहने, तो उसको सारी सुविधाएं सुरक्षा दी जाती है, लेकिन वो इंडिया का वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वो आया, कुछ दिन रहेगा, चला जाएगा, यहाँ का वो यहाँ का निवासी नहीं है वो, है ना। अच्छा, उसकी अर्निंग भी यहाँ से नहीं है। आप देखिए अगर कोई डिप्लोमेट है तो उसका अर्निंग कहाँ से होगा, जिस कंट्री का डिप्लोमेट होगा वहाँ से ना उसको सैलरी मिल रही होगी। अब मान लीजिए इंडिया ने किसी पर्सन को, जैसे मान लीजिए आप ही को अपॉइंट कर दिया अमेरिका में कि जाओ, भारत सरकार ने आपको जो है डिप्लोमेट बना दिया, तो आपको सैलरी कौन देगा, अमेरिका देगा कि इंडिया देगा? इंडिया देगा। तो इंडिया के आप जो है नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे ना, आप उस कंट्री के तो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसी तरह से ये भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। यानी WHO, यूएनओ ये सब जो है, या कोई भी और हेड ऑफिसेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अगर जो कोई भी ऑफिस इंडिया में है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एक अमेरिकन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। देखिए जैसे एक अमेरिकन सिटीजन है जो यूएनओ में काम कर रहा है, लेकिन यूएनओ का ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, तो उस अमेरिकन सिटीजन को जो कि इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया के किस शाखा में, यूएनओ की शाखा में, यूएनओ के ब्रांच में काम कर रहा है, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? नहीं, वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत?
इसी तरह एक और है, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर इन स्टे इज़ लेस देन 1 ईयर। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई जहाज़ वगैरह, पानी की जहाज़ होती है, तो पानी की जहाज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक लग जाते हैं, है ना। कभी कभी 8-8 महीना तक लग जाते हैं वापस आने में, क्योंकि वो क्या करती है कि बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उनमें कई कंट्रीज का सामान होता है, तो कई जगह पे छोड़ते हुए अपना जाते हैं। तो उसमें जो क्रू मेंबर काम कर रहे होते हैं, जैसे इंडिया का कोई मर्चेंट नेवी का जहाज़ है जो पानी से अपना जो है सामान लेकर कंट्रीज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा है, तो कई यूरोपियन कंट्रीज़ में वो जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें जो मेंबर काम कर रहा होगा वो क्या वो इंडिया का कंसिडर किया जाएगा? हाँ, इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है ना भैया, है ना, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। लेकिन अगर किसी दूसरे कंट्री का काम कर रहा है, वो इंडिया में आ गया वो जहाज़, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? नहीं, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिटेन की शिप है जो भारत में आ गई, तो क्या वो भारत का नॉर्मल, जैसे वास्को डी गामा था, भारत आया था 1498 में, तो क्या वो भारत का हो गया? नहीं ना, वो तो पुर्तगाल का था ना, आया, घूमा टहला, सामान लिया, चला गया। बात समझ में आया? बस यही चीज़, ठीक है। अच्छा, एक और है, बॉर्डर वर्कर हु लिव्स नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द अदर कंट्री। अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया चाइना का बॉर्डर है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, इंडिया भूटान का बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया का बॉर्डर है ना, जहाँ पर बॉर्डर जो हमारे फोर्सेज हैं वो काम करते रहते हैं। तो कभी जैसे कुछ काम होता है उस कंट्री में, कोई सिग्नेचर, कोई मीटिंग, कोई बैठक, बॉर्डर के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपस में बैठक उठक करते हैं सुरक्षा को लेकर, या 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसको लेकर कोई समझौता वगैरह करना होता है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में आती जाती रहती है ना। कुछ रेगुलर काम होते हैं जिसमें आना जाना रहता है। तो क्या जो यहाँ से वहाँ जा रहा है वो वहाँ का मान लिया जाए? नहीं ना, अरे वो तो गया, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में काम करेगा, वापस आ जाएगा। या वहाँ का कोई यहाँ आ गया, काम करेगा, वापस चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे एक है इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। एक इंडियन ऑफिशियल जो कि कहाँ काम कर रहा है? इंडियन एम्बेसी में, यूएसए में। इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है? यूएसए में इंडियन एम्बेसी है। अब वो काम कर रहा है ना। कहाँ का पर्सन है? इंडिया का। तो क्या ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि इसको सैलरी वगैरह कहाँ से मिल रहा है? इंडिया से, ठीक है। एक जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ। एक जापान का टूरिस्ट इंडिया में आया, 2 महीने रुका, घूमा टहरा, तो क्या वो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो 2 महीने रुका। कम से कम 1 साल तो माना ही जा रहा है। 1 साल के बाद ही उसको जो है नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। इंडियन गोइंग्स टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। एक इंडिया का आदमी पाकिस्तान चला गया मैच देखने, क्रिकेट मैच देखने, तो क्या वो पाकिस्तान का हो गया? नहीं, वो कहाँ का माना जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। इंडियन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका इफ फॉर लेस देन 1 ईयर, यानी वो 1 साल से कम के लिए काम किया, तो कहाँ का माना जाएगा? मतलब यूएनओ में काम कर रहा है, लेकिन यूएनओ का ऑफिस यूएसए में है और पर्सन काम कर रहा है इंडिया का। समझ में आ रहा है? और वहाँ पर 1 साल से कम काम किया है, तो वो कहाँ का माना जाएगा? अमेरिका का कि इंडिया का? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। एक इंडियन एम्प्लॉय जो WHO में काम कर रहा है और उसका ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया में है, तो वो कहाँ का माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा। इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर द हज पिलग्रिम्स। मतलब एक इंडियन मुस्लिम है जो हज करने कहाँ गया? मक्का मदीना गया, तो क्या वो वहाँ का माना जाएगा कि यहाँ का? वो तो टूरिस्ट है वहाँ के लिए, तो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है। बात समझ में आया? इसी तरह एक फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। एक विदेशी नागरिक आया भारत में ताजमहल देखने के लिए, तो क्या वो भारत का माना जाएगा कि वहाँ का? जिस कंट्री का है वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा। तो अब देखिए 2 चीज़ें और हैं जो हम लोग आज समझ लेते हैं। एक होता है सिटीजनशिप और एक होता है रेजिडेंटशिप। ये सिटीजनशिप क्या है और रेजिडेंटशिप क्या है, देखिए।
जैसे सिटीजनशिप जो है ना एक लीगल कॉन्सेप्ट है, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू वगैरह भी बन सकता है कि सिटीजनशिप इज अ, फिर आपको ऑप्शन दे देगा। तो आप समझ लीजिए सिटीजनशिप जो है एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जबकि रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये लीगल कॉन्सेप्ट क्या है इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब ये है कि देखिए अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में हम लोग भारत के सिटीज़न हैं, यानी भारत के नागरिक हैं। अब नागरिक कौन होता है, तो उसके लिए आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में मिलेगा आपको। तो लेकिन फिलहाल हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग बात करें लीगल कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप का, तो यहाँ पर बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई फॉरेन सिटीज़न है जो इंडिया का सिटीज़न बनना चाहता है तो उसको इंडिया में कुछ समय रहना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ इंडियन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद वो अप्लाई करेगा इंडियन गवर्नमेंट को कि वो इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है, और अगर सब कुछ सही रहे तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो ये दो प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से कोई पर्सन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। जैसे हम लोग ऑलरेडी बाय बर्थ इंडिया के सिटीज़न हैं, मतलब जन्म से ही सिटीज़न हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे दादा हैं, दादी, उनके पूर्वज जो भी लोग थे वो सब इंडिया के ही थे, इसलिए हम लोग इंडिया के सिटीज़न कहे जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है रेजिडेंटशिप की। रेजिडेंटशिप कैसा है, एक जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये है कि कोई पर्सन एक समय में इंडिया का सिटीजन हो सकता है और किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। बात समझिए, क्योंकि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इसलिए ये एक पर्सन पर अप्लाई हो सकता है। जैसे बात करें हम कि एक इंडिया का पर्सन जो बाय बर्थ इंडियन है यानी इंडिया का सिटीज़न है, लेकिन वो रेजिडेंट किसी दूसरी कंट्री का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा NRI, एक शब्द होता है NRI, इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी वो इंडिया का रेजिडेंट तो नहीं है लेकिन मूलतः इंडिया का सिटीज़न रहा है, समझ रहे। हालांकि वो अब भारत को छोड़ दिया है, भारत छोड़ के दूसरे कंट्री में चला गया, इसलिए उसने वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली है, इसलिए उसको NRI बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन कोई एक पर्सन इंडिया का सिटीजन भी हो सकता है और दूसरे कंट्री का रेजिडेंट भी हो सकता है। अब रेजिडेंट होने के क्या कंडीशन है, तो रेजिडेंट होने का कंडीशन ये है कि वो कम से कम किसी कंट्री में 1 साल गुजारा हो। जैसे अगर हम बात करें, एक अमेरिका का पर्सन है जो इंडिया में आकर 1 साल रह गया, यहीं से खाना पीना है ना, और यहीं पे कमाना, सब कुछ उसका यहीं से है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, लेकिन इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जबकि कोई एक पर्सन इंडिया का है ना, लेकिन वो अमेरिका में जाके काम कर रहा है, अमेरिका में 1 साल से ज़्यादा काम कर लिया, तो वो अमेरिका का रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन वो सिटीजन कहाँ का रहेगा, इंडिया का रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, और अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम के बारे में। ठीक है, और कुछ इसके और कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग के लिए भी आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।